आज हम महिलाओं के हक और आवाज बुलंद करने वाली नरगिस मोहम्मदी की बात करने वाले हैं। हर उस आवाज की बात करने वाले हैं जो रूढ़ियों की जंजीरों को तोड़कर आसमान में मुक्त रूप से उड़ान भरने के सपने देखती है, जो महिलाओं को हक दिलाने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहती है। नरगिस मोहम्मदी कौन है ये और आज इनकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आप जानेंगे। लेकिन जान लीजिए, ये जो महिला है वो ईरान से ताल्लुक रखती है। मई 2016 से नरगिस मोहम्मदी अभी तेहरान की ईवन जेल में बंद है। उन पर प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। आज नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। ईरान में कट्टरपंथियों ने जो जुल्म ढाए, बुर्के के नाम पर महिलाओं को सरेआम जो पीटा, उनके तमाम हक जो छीने गए, उसके खिलाफ लड़ाई में नरगिस मोहम्मदी ने मोर्चा खोल रखा है और अपनी आवाज़ की वजह से वो रूढ़िवादियों के जुल्मों का शिकार भी होती रही हैं। उन्हें हर तरह से टॉर्चर किया गया और उनकी ज़िंदगी के अहम साल जेलों में बीत रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि महिलाओं की आवाज़ दबाई जा सके, महिलाओं के अधिकारों की आवाज का दमन किया जा सके। 51 साल की नरगिस को आज भारत 24 सलाम करता है। 51 साल की नरगिस मोहम्मदी को 31 साल जेल की सजा दी गई। उन्हें 154 कोड़े भी मारे गए। नरगिस को ईरान में अलग अलग आरोपों में 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। 25 साल से नरगिस मोहम्मदी मानवाधिकार और महिला हितों की लड़ाई लड़ रही है और हर उस जुल्म के खिलाफ खड़ी रही हैं जो इंसान के खिलाफ हुए, जो इंसानियत और महिलाओं के खिलाफ हुए। चाहे अखबारों में लेख लिखना हो, प्रदर्शन करना हो, नरगिस हमेशा पहली और अव्वल कतार में रही हैं। उनको नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान जब किया गया तो वो महिला जिंदगी आजादी के नारे के साथ किया गया। सन जिंदगी आजादी, women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. Her brave struggle has come with tremendous personal cost. महिला जिंदगी आजादी। नरगिस मोहम्मदी ने 12 साल से अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। उन्हें अपनी 2 बेटियों से बात किए हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये कैसी कट्टरता है। ईरान की सरकार और कट्टरपंथियों से बचने के लिए नरगिस के पति को अपनी बेटियों के साथ फ्रांस भागना पड़ा। हालांकि वो फ्रांस में रहकर भी ईरान के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान में महिलाओं की हालत क्या है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ताज़ा हालात ज़रूर देख लीजिए और जान लीजिए, लेकिन उससे पहले इतिहास के पन्ने पलट लीजिए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इनको देखिए और सोचिए कहाँ की तस्वीरें होंगी। गौर से देखिएगा इन तस्वीरों को और मैं इंतजार कर रही हूं कि आप इन तस्वीरों को कुछ देर देख लें इत्मीनान से। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं हैं। ये तस्वीरें ईरान की हैं, जो आज रूढ़िवादिता और कट्टरता के जाल में फंसा हुआ है। 1936 से शुरुआत करती हूं। तब ईरान यानी पर्शिया, उस पर प्रोग्रेसिव पहलवी बादशाह रेजा शाह का शासन हुआ करता था। उन्होंने हिजाब और बुर्के को बैन कर दिया। उनके बाद 1941 में ईरान की सत्ता मिली उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी को। फिर 1949 में ईरान में संविधान लागू हुआ। मोहम्मद पहलवी भी बुर्के और हिजाब के विरोधी थे और बुर्के और हिजाब को ज़रूरी बताने वाले नेता अयातुल्लाह खौमेनी को 1964 में उन्होंने देश से भगा दिया। फिर 1963 में ईरान में अग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया, जो 1979 तक जारी रहा। इसमें लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं की आज़ादी को खास तौर पर तरजीह दी गई। इस दौर की ईरान की तस्वीरें
आपको फिर देखनी चाहिए। तब का समाज पढ़ा लिखा था, मॉडर्न था। हम इन तस्वीरों को दिखाकर किसी धर्म पर चोट नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं की आज़ादी की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारा मकसद समाज में महिलाओं की स्थिति को बताना है और दिखाना है। लेकिन हंसते खेलते और मॉडर्न युग में जी रहे ईरान की ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। सितंबर 1978 में बादशाह के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन होने लगे। इस्लाम की रवायतों के नाम पर लोगों का खून बहाया गया और खूब उन्हें भड़काया गया। जब हालात बेकाबू हो गए तो 16 जनवरी 1979 को मोहम्मद रेजा पहलवी अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए। 1979 तक ईरान में किसी भी यूरोपियन देश जितना खुलापन जो हुआ करता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। मार्च 1979 में ईरान में रेफरेंडम हुआ और उसी साल ईरान ने पुराने संविधान को हटाकर नया शरिया और उस शरिया पे आधारित संविधान लागू कर दिया। इसके बाद तो जैसे महिलाओं पर कहर टूट पड़ा। नया संविधान लागू होते ही ईरान की जो महिलाएं हैं वो हिजाब और बुर्का पहनने के लिए मजबूर हो गई। शरिया के नाम पर जुल्म होने लगे। जब हिजाब की बात हुई तो आज के दौर में फिर से लौटना ज़रूरी है, क्योंकि आज एक बार फिर से ईरान की महिलाएं इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही हैं। आज महिलाओं की वहाँ हालत क्या है ये जान लीजिए। 1995 में ईरान ने कानून बनाया कि जो और बिना हिजाब पहने घर से बाहर औरत निकलेगी उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद सरेआम 74 कोड़े मारने और 16 साल की कैद का प्रावधान दिया जाएगा। कई महिलाओं ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। 16 सितंबर 2022 को हिजाब का विरोध करने पर 22 साल की महसा अमीनी, तस्वीर आपको दिख रही है, महसा अमीनी को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। टॉर्चर से हिरासत में उसकी मौत हो गई और इसके बाद जो गुस्सा भड़का और जो उग्र प्रदर्शन हुए वो ईरान के इतिहास में नहीं हुए होंगे। सरकार ने फायरिंग कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में 476 लोग मारे गए। 14,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। ये ईरान में आज के हालात हैं। वहाँ बगैर हिजाब के महिलाएं घर के बाहर कदम नहीं रख सकती। मैं कहती हूँ कि ये ईरान का आंतरिक मामला हो सकता है कि वहाँ कौन सा अधिकार किसको दिया जाए, लेकिन एक महिला होने के नाते महिलाओं की आवाज़ हम किसी भी दुनिया के मुल्क में खड़े होकर उठा सकते हैं। मानव अधिकारों की आवाज़ हम किसी भी दुनिया के मुल्क में खड़े होकर उठा सकते हैं। और ये औरतें कोई आतंकवादी नहीं हैं, ये औरतें किसी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन ये जो घुटन महसूस कर रही है वो इनके मानव अधिकारों के लिए ज़रूर खतरा है। और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली हर उस आवाज़ को साथ देगा भारत 24। मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और उन सवालों का जवाब आंकड़ों में ही तलाश करने की कोशिश भी करूंगी। सवाल यह है कि 1989 से पहले ईरान की अर्थव्यवस्था या ईरान की आय का मुख्य स्रोत क्या था? क्रूड ऑयल। देश के रेवेन्यू में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का हिस्सा 79% था। दूसरा सवाल यह कि आज 2023 में ईरान की आय का जरिया क्या है? जवाब, कच्चा तेल और नेचुरल गैस। और देश के रेवेन्यू में इसका हिस्सा क्या है? 63%। ये आंकड़े सिर्फ इसीलिए कि ईरान उस दौर में भी तरक्की कर रहा था जब वहां शरिया कानून नहीं था और महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी नहीं था। मैं फिर कहती हूं, हिजाब पहनिए कि मत पहनिए ये आप डिसाइड करेंगे ना, कोई आप पर थोप तो नहीं सकता है। महिलाओं को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये वो डिसाइड करेगी ना। हर इंसान को यह हक होना चाहिए कि वो अपने तरीके से जी सके, अनटिल एंड अनलेस वहां पर कोई यूनिफॉर्म कोड हो कि ये कोड है, आपको यही पहनकर जाना है। शरिया कानून पर चलकर अफगानिस्तान की क्या हालत हो गई ये हम सभी देख रहे हैं। वहां की महिलाओं ने वो दर्द सहा है। जब शरीर का कोई भी हिस्सा खुला दिखता है तो उसे बीच सड़क पर कोड़े मारे जाते हैं। इस कानून का अफगानिस्तान पर क्या असर हुआ? क्या अफगानिस्तान आज दुनिया के देशों में कहीं स्टैंड करता है? क्या अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है? जवाब है नहीं। आज अफगानिस्तान को दुनिया जानती है और सिर्फ आतंकवाद के लिए और कट्टरपन के लिए जानती है। तालिबानियों का राज आज जहन्नुम का दूसरा नाम बन चुका है। आज जब हम द रूबिका लियाकत शो लेकर आपके सामने पहुंचे तो ये आवाज
सिर्फ यहाँ मौजूद एक एंकर की नहीं है, ये महसा अमीनी की है, ये नरगिस मोहम्मदी की है, ये हर उस महिला की है जो ईरान या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में जुल्म सह रही है। एक महिला होने के नाते एक महिला के दर्द के साथ खड़े होना जरूरी हो जाता है और महिलाओं को तरक्की करने का हक है उतना ही जितना बाकी दूसरे किसी मर्द को है। महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका अगर आप नहीं देंगे तो वो देश तरक्की कैसे करेगा? जबरदस्ती शरिया थोपेंगे तो वो देश तरक्की कैसे करेगा? न सिर्फ देश को बल्कि इंसानियत को नुकसान हो।